ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, और मैं आपको पढ़ा रही थी रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके आपको मैंने डिफरेंट पार्ट्स बताए थे, और फिर लंग्स बताया, और लंग्स में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, और जो उसमें एल्वेओलाई होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्रोंकियल ट्रीज से जो है टर्शरी ब्रोंकियल, और देन टर्मिनल ब्रोंकियल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, देन एल्वेओलर डक्ट्स, एंड देन एल्वेओलर सैक, और एल्वेओलर सैक्स में रहते हैं स्मॉल यूनिट्स एल्वेओलाई। ठीक है, तो नाउ इंटरनल एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो कैसे होता है, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ओके। ये जो है एक पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, मैं पोर्शन बताऊंगी आपको उसमें कौन कौन से आते हैं। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन उस पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन को कहते हैं जहाँ की गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जहाँ होता है गैसेस का एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड, जहाँ रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये कैसे फॉर्म होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके। ये है एल्वेओलाई, और ये है एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन। एल्वेओलाई की जो एपिथेलियम होती है ये है वो, ओके। और ये है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होती है? एंडोथीलियम जो होती है वो रहती है हमारे जो कैपिलरीज रहती हैं उसकी वॉल्स जो हैं वो बनी होती है एंडोथीलियम से। okay? और ये जो है दिस इज this is the basement membrane. This is the basement membrane of, ये जो पिंक कलर की मैं डिनोट कर रही हूँ ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस किस की? एक तो जो एल्वेओलाई है उसकी एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक जो कैपिलरीज है उसकी एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाइन। और एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है जो है मैं डिनोट कर रही हूँ वो है ये, इसको ऊपर तक बना देती हूँ। ये जो है ब्लू कलर से जो मैं डिनोट कर रही हूँ ये है एल्वेओलाई में जो एक लेयर होती है फ्लूइड की, वो ये ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हो गया द होल इज इट इज दिस इज, आप मान के चलिए ये है एल्वेओलाई, स्मॉल एल्वेओलाई यूनिट है ये।
ठीक है, तो ये है एल्वेओलाई, दिस इज एल्वेओलाई, और ये है कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपनी रहती हैं आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, ये आरबीसी, ठीक है। ओके, सो दिस इज कैपिलरी एंड दिस इज एल्वेओलाई। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, इसके चारों यहाँ पे जो इसको सप्लाई करनी है एल्वेओलाई को, एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था कि एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा रहता है, ये जो है एल्वेओलाई, एल्वेओलाई में जो सप्लाई रहती है ये ऐसी रहती है, इसकी स्मॉल ब्रांचेस रहती हैं आर्टरीज की, और जिसको कि हम कहते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं हम, कैपिलरीज, ठीक है। इसकी स्मॉल ब्रांचेस रहती हैं जो कि होल एल्वेओलाई को सप्लाई करती हैं, और इधर से जो रहती है वो रहती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स जो रहती हैं वो भी इसी तरह सप्लाई करती हैं। अब क्या होता है कि पल्मोनरी वेन जो कि हार्ट से आती है लंग्स में, वो इन एल्वेओलाई को सप्लाई करती है, और ये जो वेन्स रहती हैं ये लेके आती है पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जो कि सब सेल्स ने यूज किया है, यूटिलाइज की है उसकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें रिलीज की है। तो ये जो वेन्स है, ये जो वेन्स है बॉडी की, ये जो लेके आती हैं ये अशुद्ध रक्त, और जिसे कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में से, वो ये सारी वेन्स लेके आती हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया है कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कैसे जो है लंग्स में से, हार्ट में से लंग्स में आती हैं। तो ये हार्ट में सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स कलेक्ट करती हैं, और वेन्स हार्ट में लेके आती है, हार्ट उसको पंप करता है, और वो पंप्ड जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंच जाता है लंग्स में, और वो पल्मोनरी वेन जो है उसकी ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस लंग्स में एल्वेओलाई को सप्लाई करती है, और वेरी स्मॉल ब्रांचेस उसकी रहती है जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये सप्लाई करती है सारे एल्वेओलाइज को। अब एल्वेओलाई में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क क्या हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई में से जा रही है किसके, इसमें ब्लड में, कैपिलरी के ब्लड में, और ये वेन्स आगे जाके बन रही हैं, क्या बन रही हैं, आर्टरी बन रही है, पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म हो जाती है। तो ये ब्लू ब्लड डिनोट करता है कि भाई ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ये रेड ब्लड हो जाता है, और ये पर्पल ब्लड रेड ब्लड में बदल जाता है, और जो फिर पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट को जाती है, और हार्ट इस ब्लड को जो ऑक्सीजन कंटेन किया हुआ है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, इसलिए हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। नाउ आई वॉज टेलिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपको क्लियर दिख रहा है, देखिए ये एल्वेओलाई है, इसमें ये ब्लू कलर की एक लेयर है जो कि लिक्विड की लेयर है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको वो एपिथेलियम है, जो कि मैंने आपको कहा था कि एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन रहता है एल्वेओलाई। तो ये वो एपिथेलियम है, और एपिथेलियम के बाहर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम वो रहता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया,
alveoli, epithelium, then alveolar epitheliums, basement membrane, epitheliums, basement membrane, then जो है आपको वापस पिंक कलर का दिख रही है मेम्ब्रेन। तो ये जो है होती है, मैंने कहा कि जो वेन्यूल्स रहती है वो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो वो उसकी जो वॉल्स रहती हैं वो एंडोथीलियम से बनी हुई रहती हैं। ठीक है, जो कैपिलरी की वॉल है वो इस तरीके की रहती है, चौक के जैसे ट्यूबुल रहती है, और उसकी जो वॉल बनी हुई रहती है वो रहती है एंडोथीलियम से बनी हुई। तो ये एंडोथीलियम की भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है, सॉरी उसके पहले एक चीज़ बताना मैं भूल गई, जो कि दिखता नहीं है लेकिन वो हाइपोथेटिकल प्रेजेंट है। ओके, तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये भी इसका इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो दोनों एल्वेलाई के बीच में और वेन्यूल्स के बीच में, कैपिलरीज के बीच में जो ये स्पेस आता है, जो कि बहुत बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको मेम्ब्रेन में कंटेन करके रख रहे हैं क्योंकि वो बीच में आता है, तो उसको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट है वो है इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन एल्वेलाई एंड कैपिलरी। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट आ गया वापस वही जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ मैं आपको डिनोट करके बताती हूँ। ये है एल्वेलाई के एपिथेलियम, एल्वेलाई एपिथेलियम, एल्वेओलर एपिथेलियम भी बोल सकते हैं एपिथेलियम। देन ये ग्रीन कलर की जो है दिस इज एल्वेओलर एपिथेलियम, बट जो पिंक कलर की है वो है alveolar epitheliums basement membrane, alveolar epitheliums basement membrane. Okay, now जो थर्ड कंपोनेंट है वो इंटरस्टिशियल स्पेस। फर्स्ट एल्वेलर एपिथेलियम, सेकेंड जो है वो एल्वेलर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड इज इंटरस्टिशियल स्पेस, और देन फोर्थ कंपोनेंट जो आता है वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो वापस ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर वेन्यूल्स में दिख रहा है वो है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। फाइन, ठीक है, ये है एंडोथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या है एंडोथीलियम। तो ये 5 कंपोनेंट जो हैं वो फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी मेम्ब्रेन पे, उसी सरफेस जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का इन द लंग, इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द रेस्पिरेटरी mechanism of pulmonary ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है जब हम पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तब मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। उसमें आपको मैंने कहा था कि जो ब्रीदिंग है दैट इज अ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि क्या करता है, उस मैकेनिज्म के द्वारा जो फ्रेश एयर है वो इनसाइड जाती है और जो फाउल एयर है
वो आउटसाइड रिलीज हो जाती है। तो जो ब्रीदिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके पहले जो है मैं आपको लंग का स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या होता है। ठीक है, वो यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ये जो है ये मैं स्ट्रक्चर बताया है जो कि डिफरेंस बता रहा है इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि किसमें क्या होता है। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपैंड किस तरह हो सकते हैं? एक्सपैंड इस तरह हो सकते हैं कि लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, ये जो डिनोट कर रही है ये लाइन दिस इज डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम जो रहता है ये मसल्स की एक शीट होती है जो कि लंग्स को एब्डोमिनल ऑर्गन से या एब्डोमिनल कैविटी से जो है वो डिफर करती है, उसको अलग करती है, डिवाइड करती है, दोनों को अलग अलग रखती है, सेपरेट करती है ऑर्गन्स को और उन्हें मिलने नहीं देती। उससे क्या होता है कि लंग्स अपनी कैविटी में एक तो एयर टाइट रहते हैं, ठीक है, और जो है एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो ऊपर नहीं जा पाते जब हमारे मसल्स की एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो जो है मसल्स होती है जो कि हमें हेल्प करती है इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि लंग्स एक्सपैंड हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एक्सपैंड होना जरूरी है इंस्पिरेशन के लिए और कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है एक्सपिरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है जब फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है वो तभी होता है जब हम बहुत जोर लगा के यदि सांस छोड़ें तभी जो है वो मसल्स वर्कआउट करती हैं। अदरवाइज जो एक्सपायरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होती है। पैसिव मतलब कि उसमें कुछ मसल्स को काम करना नहीं है, उसमें सिर्फ मसल्स को रिलैक्स होना है, अपनी पहले की पोजीशन में आना है। ठीक है, तो सबसे पहली हुई डायफ्राम मसल। ठीक है, तो हम अपने लंग्स को मैंने बताया कि एक तो एक्सपैंड कर सकते हैं, जो अपना डायफ्राम रहता है उसको लोअर करके, या फिर उसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं डायफ्राम को अपवर्ड करके। ठीक है, अपवर्ड रोटेशन, अपवर्ड जो है मूवमेंट करके, या तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं थोरैसिक कैविटी को। क्या होता है कि ये जो डायफ्रामेटिक मसल रहती है यूजुअली ये कॉन्वैक्स रहती है। ठीक है, ये कॉन्वैक्स रहती है इधर से देखें तो, और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये जो एक मसल्स जो रहती है डायफ्राम की वो फ्लैट हो जाती हैं, वो ऐसी जो रहती ऐसी पोजीशन से वो फ्लैट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि लंग्स एक्सपैंड होते हैं, क्योंकि लंग्स जो है वो एकदम एयर टाइट चैम्बर्स हैं, और जब थोरैसिक कैविटी से वो एकदम सटे हुए रहते हैं, एकदम टाइटली बाउंडेड रहते हैं, तो जब वो कैविटी बनती है तो लंग्स भी थोड़ा एक्सपैंड होंगे। ऑफकोर्स यदि वो कैविटी बढ़ी है, वो कैविटी यदि बड़ी है, एक्सपैंड हुई है, तो लंग्स भी एक्सपैंड होंगे क्योंकि वो उससे एकदम सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। दूसरा जो होता है, तो सबसे पहला वर्ड डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम के अपवर्ड मोशन से
लोअर नहीं, डाउनवर्ड वेज भी गुड। डाउनवर्ड मतलब कि लोअर मूवमेंट से, डाउनवर्ड मूवमेंट से होता है, उससे जो है लंग्स होते हैं एक्सपैंड, ठीक है। दूसरा एक हमारी इंटरकोस्टल जो है मसल्स होती है। इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है? जो दो रिब्स के बीच में पाई जाती है, उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल रिब। तो ये दो तरह की रिब होती हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल। तो क्या होता है कि इन मसल्स की एक जो आगे की तरफ, बाहर की तरफ होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल, मतलब कि वो एक्सटर्नल साइड पे है, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये रिब्स है, और ये जो मैं ऑब्लिक बता रही हूं आगे की साइड, वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ये हो गई रिब्स, और दो रिब्स के बीच में हो गई इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल की मसल्स की दो लेयर रहती है इस तरह। तो जो बाहर है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो अंदर की तरफ होती है उसको कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, और ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब इनका क्या महत्व है, इनका क्या काम है रेस्पिरेशन में? क्या होता है कि यूजुअली जो है रिब्स जो हैं वो रहती हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड की साइड, सॉरी, उसकी जो पोजीशन है रिब्स की वो रहती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। इस प्रकार की उसकी जो है वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, दिस इज द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरह, ठीक है, बट डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो रिब्स की पोजीशन ये रहती है यूजुअली। लेकिन क्या होता है कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो रिब्स होती हैं वो उनकी पोजीशन क्या होती है, जैसे मैं आपको यदि हाथ से शो करूं तो ये रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं, पहले डाउनवर्ड और फॉरवर्ड इसकी लोकेशन है, ठीक है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स जो है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाती हैं, और अब फॉरवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट। सो ये जो यूजुअली रिब्स की पोजीशन रहती है वो रहती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, लाइक दिस, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। यू कैन सी माय फिंगर्स, दे आर डाउनवर्ड बट फॉरवर्ड। लेकिन जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये थोड़ी सी अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाती हैं, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो जाती है। तो उसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है, और जब ये रिलैक्स होती है तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और अपवर्ड और आउटवर्ड आती है, और जब रिलैक्स होती है तो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड आती है। तो दिस इज द मोशन विच हैपन्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अब मैं एक डायग्राम बताऊंगी जो आपको बताएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस लाइन बता रही है वो बता रही है लंग्स का मूवमेंट ड्यूरिंग
मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और जो डैश वाली लाइन बता रही है, डैश वाली लाइन जो बता रही है वो है पोजीशन एट एक्सपायरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जब इंस्पिरेशन करना होता है, जब इनहेल करना होता है हमको एयर, तो क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो डायफ्राम है, लंग्स तो दे कैन नॉट मूव ओनली, दे कैन नॉट डू मच वर्क, क्योंकि लंग्स में मस्कुलेचर नहीं है ज़्यादा, इसलिए लंग्स कैन नॉट वर्क फॉर दैम सेल्फ। तो क्या होता है कि डायफ्रामेटिक मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स दे वर्क फॉर इट। तो क्या होता है कि जब इंस्पिरेशन करना होता है तो जो लंग्स की डायफ्राम की पेरिफेरल मसल होती हैं, ये जो डायफ्राम है इससे पेरिफेरल मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सपोज ये मसल्स हैं, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, ये फॉर्म जो है वो एक्सपायरेशन का फॉर्म है। ठीक है, दिस डिनोट्स इंस्पायरेशन एंड दिस इज एक्सपायरेशन। तो क्या होता है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो डायफ्राम जो है, जिसकी पोजीशन ऐसी थी कॉन्वेक्स रहती हैं, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, फ्लैट हो जाता है। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स का जो है वो मैंने बताया क्या होता है, कौन कौन सा मोशन। एक तो यूजुअली वो रहती हैं डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ये इससे आपको डिनोट कर सकते डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन क्या होता है, रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण उसका जो मूवमेंट हो जाता है, उसकी जो पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब जैसे इसको कहेंगे कि इस पोजीशन से वो आ गई बाहर की तरफ और आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है, तो क्या होता है कि रिब्स के कारण भी एक्सपैंड हो जाता है थोरैसिक कैविटी, और रिब्स के आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट के कारण जो है थोरैसिक कैविटी बढ़ जाती है। डायफ्राम भी पहले कॉन्वेक्स था लेकिन वो फ्लैट हो गया, तो वो भी जो है, ये जो कैविटी है, दिस इज द कैविटी, इस कैविटी को वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लंग्स उससे अटैच्ड है, सटे हुए हैं, वो भी एक्सपैंड हो जाते हैं। और एक्सपैंड होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर निगेटिव एयर, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर फॉर्म होता है, नेगेटिव एयर प्रेशर फॉर्म होता है। और कहीं भी यदि नेगेटिव एयर प्रेशर फॉर्म होगा तो क्या होगा कि उसको इक्विवेलेंट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एयर बाहर से उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, कहीं भी यदि नेगेटिव एयर फॉर्म हुआ तो उसके अंदर जो है वो एयर आ जाएगी। तो इसके कारण, इस मूवमेंट के कारण, थोरैसिक कैविटी के एक्सपैंड होने के कारण लंग्स में होता है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव एयर प्रेशर, और यहां से जो है वो फिर एयर पूरे पैसेज से होते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए लंग्स में चली जाती है। तो ये मूवमेंट होता है इंस्पिरेशन का। और फिर इंस्पिरेशन के बाद जो है यहाँ पे गैसेस पहुंच जाती है एल्वुलाई में, और एल्वुलाई की मेम्ब्रेन पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेम्ब्रेन से जो है गैस कैसे जाती है इसके अंदर। ठीक है।